बिहार में तेजस्वी यादव खेला करने वाले थे, लेकिन उनके साथ खुद ही खेला हो गया। राजद के 3 विधायक जेडीयू के साथ चले गए। अब न कोई सिद्धांत थे, न कोई विचारधारा, सब कुछ सत्ता है। शाम को किसी पार्टी को गाली देने वाला नेता सुबह उसी पार्टी में शामिल हो सकता है जिसे शाम को वह गाली दे रहा था। गाली खाने वाली पार्टी भी सब कुछ भूलकर उसके गले में फूलों का हार डालकर स्वागत करती है। दगा करने वाला नेता बेशर्मी से हंसते हुए गले में हार डलवा भी लेता है। रालोद के जैन चौधरी कहते थे, चवन्नी नहीं हूं तो पलट जाऊंगा। वे फिर भी पलट गए। कोई गारंटी नहीं है वे फिर नहीं पलटेंगे। उनके पिता कई बार पलट चुके हैं। कांग्रेस की सत्ता आ गई तो फिर पलट सकते हैं। नीतीश कई बार कह चुके हैं कि अब नहीं पलटूंगा, लेकिन फिर पलट गए। कोई गारंटी नहीं कि वे फिर नहीं पलटेंगे। जब डीएनए में पलटना हो तो पलट सकते हैं और पलटेंगे भी शायद। अब जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो जेडीयू है वही राजद है, जो राजद है वही जेडीयू है। कौन कब किस वक्त सत्ता के लिए अपने सिद्धांत अपनी विचारधारा से मोड़ लेगा कोई नहीं जानता। भाजपा को खुद मालूम नहीं होगा कि उसकी पार्टी में उसके खुद के नेता कितने हैं और खुद और दूसरी पार्टी से आए कितने नेता हैं। अब किसी पर यकीन नहीं होता। कोई 100 कसम खाकर भी कहे कि अब नहीं पलटूंगा तो एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। सत्ता की चुंबक ऐसी होती है कि वे जमीर बिकवा देती है, आत्मा गिरवी रखवा देती है। जो बेजमीर हैं उन्हें ही राजनीति में आना चाहिए। जमीर वाले लोगों को राजनीति से परहेज करना चाहिए। बेजमीर और बेगैरत लोग ही सत्ता का सुख ले सकते हैं। क्या कोई इसलिए किसी को वोट देता है कि वह चुने जाने पर विरोधी दल के साथ चला जाए? क्या यह वोटरों के साथ विश्वासघात नहीं है? पता नहीं कि सपा की दी हुई राज्यसभा को किस जमीर के साथ जैन चौधरी गले लगाए हुए हैं। उनमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। सिर्फ जैन चौधरी ही क्यों, जो राजद विधायक जेडीयू के साथ चले गए, क्या उनमें इतना नैतिक साहस है कि वे विधायक इसे इस्तीफा दे देंगे? दल बदलुओं में न जमीर नाम की कोई चीज होती है न नैतिकता नाम की। जिधर सत्ता देखी उधर लुढ़क जाते हैं। क्या ऐसे नेताओं को बेजमीर बेगैरत और सिद्धांत विहीन नेता नहीं कहना चाहिए? किसान 2 साल बाद फिर आ गए हैं। सरकार ने एमएसपी देने का वादा किया था, एक जरा सी एमएसपी नहीं दे पाए, पर किसानों के लिए एमएसपी का फार्मूला देने वाले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे ही दिया। और हाँ, किसानों की आमदनी भले ही दुगनी नहीं कर पाए, पर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो दे ही दिया। किसान के लिए सम्मान बड़ा है या फसल का भुगतान? सच्चा भारतीय किसान तो सम्मान ही चाहेगा। अब तो जैन चौधरी को मोदी जी की सरकार के कामकाज में बड़े चौधरी की कार्यशैली भी दिखाई देने लगी है, पर किसान फिर भी आ रहे हैं। छोटे चौधरी की तरह मोदी जी का थैंक यू करने नहीं आ रहे। अगर किसान आ रहे हैं तो सरकार भी दोबारा उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। फिर लाठी गोली से तैयार है, इंटरनेट वगैरह बंद करा के तैयार है, सड़कों पर कीले बिछाकर तैयार है, रोड ब्लॉक लगाकर तैयार है, जरूरत पड़े तो सड़कें खुदवा कर भी तैयार है। किसानों को एंटी नेशनल बताने वाले, टूल किट बताने वाले भी तैयार हैं। पगड़ी वालों को फिर से खालिस्तानी बताने वाले भी तैयार हैं। किसानों को मोदी विरोधियों का एजेंट बताने के लिए 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में रोड़ा डालने बताने के लिए तैयार हैं। किसानों के राह में एक बार फिर कांटे बो दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की दिल्ली कूच पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था बना दी है। अंबाला पुलिस ने पंजाब से आने वाले रास्तों को सील किया है और इन पर 3 लेयर रोक लगाई है। बैरिकेडिंग, सीमेंट के भारी पिलर और कांटों वाली तारें लगाने के बाद भारी मात्रा में सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हरियाणा सरकार के बड़े अफसर तो मौके पर मौजूद हैं ही। शनिवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी सुरक्षा के इंतजामों को देखने आए थे और उन्होंने अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग करा दी है। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू टोल प्लाजा व सद्दोपुर बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रशासन ने घंगर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया है तो उसके अंदर खुदाई भी कर दी है ताकि किसान ट्रैक्टर से उसके जरिए न निकल सके। दूसरी तरफ किसान संगठनों का दावा है कि 10,000 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच होगा और हरियाणा में दाखिल होंगे। उन्होंने इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना है। कटीली बैरिकेडिंग के साथ ही हरियाणा राज्य के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हसियार, फतेहाबाद और सिरसा
जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि निलंबित कर दी गई हैं। आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इधर सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा के 11 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, सोनीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर को अम्बाला में हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सील कर दिया है। अम्बाला में धारा 144 भी लगा दी गई है। कई जगह से रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर के साथ लगते मेट्रो रेल के पिलरों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था प्रबंधन के लिए अपना टेंट भी लगा लिया है और दिल्ली से बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता भी बैरिकेड्स के जरिए संकरा कर दिया है। यानी पूरे पुख्ता इंतजाम है कि किसान किसी भी तरह अंदर ना घुस सकें। ये सब उन किसानों को रोकने के लिए किया गया है जिन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। ऐसे में कैथल से पटियाला जाने वाले रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। अमृतकाल में देश का किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जा सकता, बेरोजगार सड़कों पर नहीं आ सकते। अगर ऐसा किया तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी, जिसके इंतजाम किए जा चुके हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में उसके नागरिक आंदोलन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि किसानों को सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है। इसलिए नहीं कि सरकार उनकी मांगे नहीं मांग रही है। सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी और अगर वे अपनी आवाज सुनाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे तो उनके राह में कांटे बोए जाएंगे। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी किसान दिल्ली कूच करने के फैसले पर अडिग रहे। उन्हें रोकने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें किसानों से ट्रैक्टरों के साथ में निकलने की चेतावनी दी जा रही है। वीडियो हरियाणा का बताया जा रहा है। अब गोदी मीडिया किसानों के कूच को विपक्ष की साजिश कहने लगेगा। 16 फरवरी को किसानों के भारत बंद को देश विरोधी कहने लगेगा। भक्त कहने लगेंगे कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों को अर्बन नक्सल बता दिया जाएगा। हो सकता है कि आंदोलन को विदेशी फंडिंग की बात कही जाने लगे। देश में अपने हक और हकूकों की बात करना गुनाह बना दिया गया है। रास्ते में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी जाती हैं, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। आंदोलन के चुनाव से पहले होने के पीछे राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है। अगर राजनीति से प्रेरित है भी तो क्या समस्या है? क्या सरकार चुनाव को साधने के लिए चुनाव से पहले इस तरह की बातें नहीं करती? उत्तराखंड में यूसीसी क्या चुनाव को देखते हुए नहीं लाया गया? क्या 5 हस्तियों को भारत रत्न क्या चुनाव को देखते हुए नहीं दिए गए? खुद करे तो कुछ नहीं, दूसरा करे तो चुनावी हथकंडियां क्यों बता दिया जाता है? संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डबलेवाल ने डीबीसी से कहा, हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली कूच का ऐलान नहीं किया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल पहले किसानों का आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करे। सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे किए गए थे वे वापस लिए जाएंगे। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है, किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल। इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनकी आवाज को भी न उठाने देना कैसी सरकार का लक्षण है? किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया गया। किसानों के लिए न न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया गया और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? इस देश में सवाल करना गुनाह है। जो सवाल करेगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।